हेलो गाइज, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं असगर कमाल एक बार और जुड़ गया हूँ आप लोगों के साथ लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम अध्याय नंबर 3 को पढ़ रहे थे, जिसमें हम देख रहे थे कि जो हमारा ब्रिटिशर के समय, जब ब्रिटिशर यहाँ पे रूल कर रहे थे, उस समय गाँव पे क्या असर पड़ रहा था, उस समय पे उस चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। तो आइए फिर से शुरू करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं। अंग्रेजों को लगान वसूली का अधिकार मिला। पिछले अध्याय में आपने यह जाना कि किस तरह अंग्रेजों को भारत के एक बड़े और समृद्ध क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा से लगान वसूली का अधिकार मिल गया। देखिए गाइस, अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियो यानी दूसरे नंबर यानी सेकंड चैप्टर को अगर नहीं देखा तो आप ज़रूर देखें। उससे आपको ये हेल्प मिलेगा कि इसमें हर जगह आपको रेफरेंस मिलेगा। जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि अंग्रेज़ों को लगान वसूली का अधिकार क्या मिला, कब मिला। तो हमने उसमें पढ़ा था कि जैसे बक्सर का युद्ध होता है, फिर प्लासी का युद्ध होता है। बक्सर का जब युद्ध होता है तो वहाँ पे राइट्स मिल जाता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जगह पे क्या दीवानी राइट्स मिल जाता है, जहाँ से वो लगान वसूल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने वहाँ पे पढ़ा था, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप रिलेट कर सकते हैं और आपको हेल्प मिलेगी समझने में। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि अंग्रेजों को भारत के एक बड़े समृद्ध क्षेत्र, कौन था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, वहाँ से लगान वसूली का अधिकार मिल गया था, जो कि अभी मैं बताया हूँ। इससे भारत से व्यापार के लिए, चीज़ें खरीदने के लिए, अपने देश से धन लाने की उनकी समस्या का समाधान हो गया था। देखिए गाइज, शुरू में तो ये व्यापार करने आए थे, ट्रेड करने आए थे। तो यहाँ से जो सामान खरीद कर ले जाते थे तो उसमें देखा था कि ये क्या करते थे, वहाँ से गोल्ड लाते थे और गोल्ड से एक्सचेंज करते थे। लेकिन फिर हमने पढ़ा कि जैसे जैसे उनको एक तरह से दीवानी राइट्स मिल गया, और जब इनको राइट्स मिला तो वो बिना क्या बोलते हैं, उसके निःशुल्क वो क्या करते थे, व्यापार करते थे। और जब उस व्यापार से क्या होता था, इनको जो रेवेन्यू होता था, क्या बोलते हैं, वहाँ से जो लगान से रेवेन्यू होता था, उसी से वो सामान खरीदते थे और फिर वो कहाँ भेजते थे, तो यूरोपियन मार्केट में भेजते थे। तो यह यहाँ पे वही बात बताई जा रही है कि भारत से व्यापार के लिए, चीज़ें खरीदने के लिए, अपने देश से धन लाने की उनकी समस्या का समाधान हो गया। यानी जो भारत से ये लोग व्यापार करते थे तो वो क्या करते थे, शुरू समय में वो गोल्ड लाते थे और उससे एक्सचेंज करते थे। लेकिन उनकी समस्या का समाधान इसलिए हो गया क्योंकि इनको एक तरह से लगान का जो राइट्स मिल गया, तो उससे जो रेवेन्यू आता था, एक तरह से आमदनी जो होती थी, उसी से सामान ये खरीदते थे और यूरोपियन मार्केट में वो फिर खरीद कर उसी पैसे से क्या करते थे, यानी भेज देते थे। तो हमारा ही पैसा, लगान का हमारा ही पैसा, हमारा देश का ही, हमारा ही देश में उस पैसे से सामान खरीद कर क्या करते थे, वो अपने मार्केट में बेचते थे। तो उनको क्या हो गया कि वहाँ से उनको पैसा या सोना यानी गोल्ड नहीं मंगाना पड़ता था। लेकिन अब भारत में कई और तरह के खर्च उनके सामने आ गए थे। उसके साथ साथ भारत में क्या हुआ, ब्रिटिशर के यानी अंग्रेज के बहुत सारे खर्च भी सामने आ गए थे। इनमें सबसे प्रमुख अपने अधिकार में आए इलाकों के प्रशासन का खर्च था। देखिए गाइस, जब भी कंसोलिडेट करते हैं, कोई भी पावर आती है, कोई भी चीज़ कहीं भी रूल करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जिस भी इलाके में अगर कर रहे हैं आप, तो वहाँ प्रशासन ज़रूरी होता है एक तरह से, ठीक है गाइस, जो फोर्स बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो उसी तरीके से उस समय पे जब इन्होंने कंसोलिडेट किया, एक तरह से जब ताकत रूल करना शुरू किया जिस इलाके में, तो वहाँ पे प्रशासन भी आएगा। अगर प्रशासन आएगा, जाहिर सी बात है, पुलिस, सिपाही, ये सब अधिकारी को अगर रखेंगे तो उसके लिए खर्च भी आएगा। तो वहीं बताया जा रहा है कि यहाँ पे ब्रिटिश को एक तरह से खर्च भी बढ़ गया था। दूसरे, उन्हें अपने साम्राज्य की वृद्धि के लिए लगातार युद्ध करना पड़ रहा था। देखिए, दूसरा पॉइंट क्या था कि इनकी जो साम्राज्य थी, मतलब ये हमेशा चाहते थे कि और बड़ा करे, और एरिया में फैलाए, और एरिया को कैप्चर करे, मतलब एरिया बड़ा करे, मतलब ज़्यादा दूर में हम क्या करें, रूल करें, ब्रिटिशर चाहते थे।
तो जब साम्राज्य को अगर वृद्धि करेंगे, ज़्यादा दूर में फैलाएँगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा गाइस? युद्ध करना पड़ेगा। एक दूसरे से, राजा से युद्ध कीजिएगा, तभी तो उस एरिया को आप कैप्चर कर सकते हैं। पहले तो यही होता था, युद्ध कीजिए, अगर युद्ध में जीत जाते हैं तो क्या होता था, उस एरिया को आप अपने कंट्रोल में ले लेते थे। तो उससे क्या हो गया, उसका भी खर्च बढ़ने लगा था। ठीक है गाइस? और युद्ध में भी खर्च होता है। जब युद्ध करते हैं, कोई भी वार होता है या लड़ाई होती है, तो उसमें भी क्या होता है, वेटल में भी खर्चे होते हैं। तो वो बताया जा रहा है दूसरा पॉइंट, कि साम्राज्य की जब वृद्धि हो रही थी ब्रिटिशर का, तो उसमें लगातार युद्ध होता था और उस युद्ध के लिए भी खर्च इनका बढ़ गया था। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए उनके पास आमदनी का एक ही स्रोत था, वह था बंगाल की लगान वसूली में होने वाला मुनाफा। देखिएगा, जब इतना ज़्यादा अगर खर्च बढ़ जाएगा, तो उसके लिए क्या होगा, कि उनको खर्च के लिए तो कहीं से न कहीं से तो पैसा आना पड़ेगा। तो उनका एकमात्र आमदनी का एक स्रोत था, जो बंगाल था। जो बंगाल, वहीं जो इनको राइट्स मिल गए, दीवानी राइट्स, जो कि उस समय पे बिहार और उड़ीसा बंगाल में ही था। तो वहाँ से लगान इनका मुख्य स्रोत बन जाता है, जिससे वो क्या करते हैं, आमदनी प्राप्त करते हैं, और उससे ये सब खर्च पे क्या करते हैं, एक तरह से वो लुटाते हैं। जैसे साम्राज्य की वृद्धि कर रहा है, तो उस पे वार कर रहा है, तो उस पे खर्च आ रहा है, तो उस पे भी खर्च कर रहा है, और अपना ट्रेड कर रहा है। यानी बहुत सारी जो जो खर्चे आती थी, वो इसी से करते थे। ठीक है गाइस? लगान वसूली के लिए शुरू में तो उन्होंने पहले से चली आ रही व्यवस्था को ही बनाए रखा। इसके लिए शुरुआत में वे पहले से विद्यमान जमींदारों से ही काम लेते रहे, लेकिन ऐसा ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। देखिएगा, लगान जो होती थी, लगान वसूली, यानी जो लगान जो कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे, उसको वसूली के लिए शुरू में तो उन्होंने जो पहले से प्रथा आ रही थी, कैसे मतलब राजा वसूली करवाते थे, उसी तरीके से करवाते चले आए ब्रिटिशर। इसके लिए शुरुआत में वे पहले से विद्यमान जमींदारों से ही काम लेते, यानी जो पहले से वहाँ पे यानी जमींदार होते थे, उनसे ये काम लेते थे। लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है। ठीक है गाइज? ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अंग्रेजी सरकार वर्तमान व्यवस्था से प्राप्त होने वाले आय से संतुष्ट नहीं थे। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ यानी प्रॉफिट प्राप्त करने की इच्छुक, यानी ज़्यादा इच्छा थी उनकी, किनकी? ब्रिटिश अंग्रेजों की। और अंग्रेजी सरकार जो वर्तमान में उस समय थी, वो व्यवस्था से, यानी एक तरह से प्राप्त होने वाले जो उनको आती थी पैसा, उससे संतुष्ट नहीं होते थे। कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसके लिए आगे चलकर उन्होंने लगान वसूली के अधिकारी की नीलामी करनी शुरू की। जो व्यक्ति किसी खास इलाके से ज़्यादा लगान वसूल करने की बोली लगाता, उससे लगान वसूलने का अधिकार दे दिया जाता था। देखिएगा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनकी इच्छा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी, यानी पैसे की लालच थी। उससे क्या था कि वो खुश नहीं थे, मतलब जो भी लगान उस समय पे आता था, उससे वो खुश नहीं थे। ठीक है गाइस? इसके लिए वो आगे चलकर वो क्या करते हैं, एक नीलामी करना भी शुरू करते हैं। नीलामी में ये होता है गाइस, कि जो भी उस एरिया का व्यक्ति होता है, कोई भी खास व्यक्ति है उस एरिया का, अगर वो नीलाम में, मतलब ऐसा होता था कि जो व्यक्ति मतलब उस एरिया का ज़्यादा, मतलब वहाँ से क्या करे, लगान वसूल कर ले, यानी जो रेवेन्यू, एक तरह से टैक्सेस जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर वसूल करेगा, उसकी बोली लगता था, और उसे ही क्या किया जाता था, उसे लगान वसूल करने का अधिकार दे दिया जाता था। किनको? जो व्यक्ति उस एरिया का हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूल कर ले। ठीक है गाइज? उसे अधिकार दे दिया जाता था। इसे आप ठेकेदारी व्यवस्था कह सकते हैं, परंतु ये व्यवस्था ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई, और इसे ही ठेकेदारी व्यवस्था कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर कहीं सवाल आ जाए ठेकेदारी व्यवस्था क्या था, तो ऐसा होता था कि एक बोली नीलामी लगती थी, कि जौन व्यक्ति मतलब उस एरिया का होना चाहिए, उस जगह के होना चाहिए, और जौन व्यक्ति मतलब उस एरिया के ज़मीन से ज़्यादा लगान वसूल करेगा, उसको क्या मिलेगा, एक तरह से
लगान वसूली करने का उनको राइट्स मिल जाएगा। ठीक है गाइज, इसी को ठेकेदारी व्यवस्था भी कह सकते हैं। परंतु यह व्यवस्था ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। इस व्यवस्था में ठेकेदारों को फायदा हो रहा था। देखिए, ये व्यवस्था जो थी वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता और इसमें ठेकेदार जो थे उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रही थी। वे तय राशि से जितना ज़्यादा वसूल करते थे वह उनका ही हो जाता था। देखिए गाइज, वो जितना भी तय राशि एक मतलब तय करते थे कि इतना राशि वसूल करना है, जितना भी तय राशि उससे ज़्यादा अगर वसूल करते थे वो उनका ही हो जाता था। इसलिए वो भी फेल हो गई, कौन सा, ठेकेदारी व्यवस्था भी। किसानों के लिए भी यह तरीका बहुत हानिकारक था, क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता था कि किस साल उन्हें कितना लगान देना है। देखिएगा, इसमें सबसे पहले क्या होता था, ठेकेदारी व्यवस्था में हमने जाना कि जो राजा एक नीलामी कहता था कि अगर इस एरिया का जो भी वैसा आदमी चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से हमको लगान वसूल करके दे, ठीक है गाइस, उसको क्या मिल जाता था, वहाँ से लगान वसूली करने का राइट्स मिल जाता था, यानी कि हक मिल जाता था। उसी तरीके से अगर वहाँ से जो उसी को ठेकेदारी व्यवस्था कहते हैं, ठीक है गाइस। लेकिन वो ठेकेदारी व्यवस्था इसलिए ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है क्योंकि वो राशि जो होता था वहाँ से जितना ज़्यादा वसूल करते थे, यानी तय राशि से जितना ज़्यादा अगर बोलते थे राजा कि इतना वसूल करना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, और उससे भी ज़्यादा अगर राशि वसूल करते थे तो ज़्यादा वाली राशि जो होती थी वो कौन ले लेते थे, तो वो यानी ठेकेदार का हो जाता था। और उसमें किसानों का भी बहुत हानिकारक, यानी हानिकारक लॉस था, एक तरह से हानि था, क्योंकि किसानों को पता ही नहीं होता था कि कब कितना पैसा हमको देना है, एक तरीके से लगान के रूप में। ठीक है, दूसरे ठेकेदारों का ध्यान केवल पैसा वसूली पर होता था। कृषि का उत्पादन या किसानों की आय कैसे बढ़े इसकी चिंता उन्हें नहीं होती थी। देखिए, दूसरे क्या होते थे, पहला तो ये देख लिया कि किसानों का क्या था, तो पहला ये था कि उनको पता ही नहीं था कि कितना कब देना है लगान। ठीक है, दूसरा ये होता था कि उसमें ठेकेदारों का ध्यान एक तरह से उनका सिर्फ पैसे की तरफ होता था कि पैसा वसूली करना है, और कृषि का उत्पादन या किसानों की आय कैसे बढ़े इसकी कोई चिंता नहीं होती थी। किनको, ठेकेदारों को। कंपनी सरकार के लिए भी यह एक समस्या थी। उन्हें व्यापार के लिए एक निश्चित धनराशि निश्चित समय पर चाहिए था, मगर इस व्यवस्था से उन्हें यह पता नहीं चल पाता था कि अगले वर्ष उन्हें कितनी आमदनी होने वाली है। देखिएगा, जो कंपनी यानी ब्रिटिशर जो थे उनको भी ट्रेड करने के लिए, यानी व्यापार करने के लिए उनको भी एक निश्चित धनराशि यानी एक अमाउंट मतलब हमेशा ज़रूरत पड़ता था, यानी चाहिए भी था। और इस व्यवस्था से उनको ये पता नहीं चलता था कि अगले साल कितने मतलब आमदनी होने वाली है। उन्होंने कुछ वर्षों तक इस व्यवस्था को चलाए रखा, लेकिन वे एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एवं नियमित धन लगान के रूप में प्राप्त हो रहे। देखिए गाइस, मेन फोकस इनको था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको मतलब एक तरह से आमदनी हो, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी और नियमित रूप से उनको एक तरह से धन प्राप्त हो। ठीक है गाइस, तो ये मेन फोकस था किनका, ब्रिटिशर का मेन फोकस था। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से ठेकेदार व्यवस्था भी था, ठेकेदारी व्यवस्था वो भी एक तरह से फेल रहता है। कल्पना करें, लगान वसूली का अधिकार मिलने से गांवों में क्या परिवर्तन आया होगा। आपकी नज़र में अब भूमि का मालिक कौन हो गया। देखिएगा, इस आप कल्पना कीजिए एक तरह से माइंड में कि लगान वसूली का अधिकार मिलने से गांव में क्या परिवर्तन आया होगा। लगान जब वो वसूल करते होंगे, मान लो कभी किसानों की खेती अच्छी नहीं होती होगी, कभी मतलब उपज अच्छी नहीं होती होगी, फिर भी उनको लगान देना है, नहीं देंगे तो फिर क्या होता था, ज़मीन छीन ली जाती थी, तो वो एक तरह से उसमें फंस जाते थे। ठीक है गाइस, लगान व्यवस्था की शुरुआत कई तरह के प्रयासों के बाद आखिर में सन 1789 के आसपास कंपनी सरकार ने जमींदारों के साथ एक करार किया, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा कंपनी को दिए जाने वाले लगान 10 वर्षों के लिए तय कर दिया गया। देखिए गाइज, लगान व्यवस्था की शुरुआत यहाँ पे होगी, तो गाइज इसको कल पढ़ेंगे, आज यहीं तक रखते हैं गाइज। थैंक यू सो मच गाइज।
इतना ही रखते हैं। ज़रूर इसको रिवाइज़ करते रहिए, छोटी-छोटी वीडियो रखते हैं, जिससे आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच शेयर कीजिए, जिससे यानी स्टूडेंट को हेल्प हो सके। और अगर कोई इशू आ रहा है, कोई आपको कुछ कंप्लेन आ रहा है, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच गाइस।